हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर शम्मी केश राय। जैसा कि मेरा ये तीसरा लेक्चर है, भारतीय संविदा अधिनियम मेरा सब्जेक्ट, मेरा विषय। आज हम लोग प्रतिफल की क्या परिभाषा है, प्रतिफल क्या है, बिना प्रतिफल के क्या संविदा का निर्माण हो सकता है, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बराबर आता है हम लोगों को एग्जामिनेशन में। तो उससे पहले कंसिडरेशन, प्रतिफल का इंग्लिश होता है कंसिडरेशन। तो प्रतिफल को समझने से के लिए सबसे पहले थोड़ा उससे पहले हम लोग आते हैं भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2A में प्रपोजल, प्रस्ताव के बारे में बताया गया है। क्या है प्रस्ताव में? जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि जब एक व्यक्ति या एक पक्षकार किसी दूसरे व्यक्ति या पक्षकार को किसी कार्य को करने या ना करने की इच्छा से इस उद्देश्य से प्रकट करता है। क्या है? जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मुख किसी काम को, किसी कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में अपना विचार इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि उस व्यक्ति की सहमति उस कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में प्राप्त हो जाए, तो कहा जाता है कि पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव किया है। प्रपोजल, प्रस्ताव डाला है, प्रस्ताव किया है। और दूसरा व्यक्ति, दूसरा पक्षकार जो है, अभी उसकी चर्चा नहीं हो रही है। जब दूसरा पक्षकार उस कार्य को करने की अनुमति देता है या स्वीकार कर लेता है तो वो वचन बन जाता है। तो वचन की परिभाषा भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2B में दी हुई है। वह व्यक्ति जिसके सम्मुख प्रस्ताव किया गया है उसके प्रति अपनी सहमति दे देता है तो प्रस्ताव स्वीकृत समझा जाता है। एक प्रस्ताव जब स्वीकार कर लिया जाता है तो वो वचन बन जाता है, वो वचन कहलाएगा। तो अब इसमें दो पक्षकार हुए, एक वचनदाता और दूसरा स्वीकार करने वाला वचन ग्रहीता। यह भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2C में उसके बारे में डिफाइन किया गया है। तो प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति को प्रस्तावक तथा प्रतिज्ञाकर्ता भी बोलते हैं या वचनदाता भी बोलते हैं, तथा उस प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला व्यक्ति को वचन ग्रहता और स्वीकर्ता कहते हैं। अब भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2D में कंसिडरेशन, प्रतिफल के बारे में बताया गया है, उसकी परिभाषा दी हुई है। जब वचनदाता की इच्छा पर
वचन गृहता अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य किया है अथवा करने से अलग रहा है, विरत रहा है, अथवा कोई कार्य करता है अथवा करने से विरत रहा है, अथवा कोई कार्य करता है अथवा करने से विरत रहता है, मतलब अलग रहता है, अथवा कोई कार्य करने अथवा अलग रहने का वचन देता है, तो ऐसा कार्य या विरति या वचन उस वचन का प्रतिफल कहलाता है। मैंने पिछला बार भी बताया था, दो पक्षों के बीच में प्रस्ताव, पहला पक्षकार कोई प्रस्ताव दे रहा है, दूसरा व्यक्ति उसको स्वीकार करेगा। किस हाल में स्वीकार करेगा? उसमें कुछ लाभ उसके लिए होगा, तो एक दूसरे का प्रतिफल निकलेगा। तो प्रत्येक वचन या वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे का प्रतिफल हो, उसे करार कहते हैं। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 2E में दी हुई है। तो वो करार तभी कहलाएगा जब उसमें प्रतिफल निकलेगा, एक दूसरे का प्रतिफल निकलेगा, एक दूसरे का लाभ उसमें होगा। और मैंने एसेंशियल एलिमेंट्स में आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट संविदा में एक वैधानिक प्रतिफल निकलना चाहिए उसमें, तभी विधि के द्वारा उसे लागू करवाया जा सकता है, तभी वो विधि के द्वारा परिवर्तनीय होगा, वरना परिवर्तनीय नहीं हो सकता है। हाँ, लाभ, वो प्रतिफल जो है वो वैधानिक होना चाहिए, विधि योग्य होना चाहिए। ये संविदा बनने के लिए प्रतिफल का, उस करार में प्रतिफल का होना अति आवश्यक है। बिना प्रतिफल के करार संविदा नहीं बन सकते। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 25 में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रत्येक करार के लिए प्रतिफल आवश्यक है। एक वैध संविदा के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक है। प्रतिफल के बिना करार शून्य है, यही स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। अब को किसी प्रतिफल के बिना मोहन ने 1000 रुपया देने का वचन देता है। यह एग्रीमेंट क्या होगा? शून्य है। लेकिन यह नियम अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि इस नियम के भी 3 अपवाद हैं, जिसमें बिना प्रतिफल के भी एग्रीमेंट को वैलिड माना गया है। यह भी सेक्शन 25 ही उपबंधित करता है। क्या है? अब देखिए, दान पत्र जो बनता है, निकट संबंधी को जैसे कोई व्यक्ति अपने पुत्र को दान स्वरूप जमीन दे रहा है, बिना प्रतिफल के, बिना दाम के,
तो ऐसा लिखित एवं रजिस्ट्रीकृत करार जो एक दूसरे के साथ निकट संबंध वाले पक्षकारों के बीच नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण किया गया हो, जैसे कि रणधीर प्रेम और स्नेह बस अपने पुत्र कश्यप को एक मकान बिना प्रतिफल के लिखित एवं रजिस्ट्रीकृत दान देने का करार करता है। तो ये क्या क्या होगा करार? यह करार वैध होगा। इसमें तो कोई प्रतिफल नहीं निकल रहा है। उसी तरह दूसरा, यदि करार किसी व्यक्ति को पारिश्रमिक या मुआवजा देने के संबंध में, जिसे कि इच्छा से वचन गृहता ने पहले ही वचनकर्ता के लिए किया हो। अब जैसे मेरा कोई सामान, मेरा पर्स खो गया, मेरा मोबाइल खो गया। अब मैंने एक निकाला विज्ञापन दिया कि जो मेरा मोबाइल लाएगा उसे मैं 1000 रुपया इनाम दूंगा। अब ये दूसरा पक्ष तो किसी के साथ ये करार नहीं हो रहा है, ये अननोन व्यक्ति है। अब वो जब मेरा मोबाइल खोए हुए मोबाइल को लौटा देता है तो इनाम के तौर पे हम उसे 1000 रुपया दे रहे हैं। तो इनाम देने का जो वचन मैंने दिया, तो वो व्यक्ति के किसी एक व्यक्ति का नहीं है, वो एक नोटिस निकाला ये अननोन व्यक्ति के नाम से। तो ये भी करार जो है ये वैध करार है। इसमें सामने वाला कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष के सामने कोई करार नहीं हो रहा है। तीसरा, यदि करार एक ऐसा वचन देता है जो कि एक ऐसे ऋण के नवीनीकरण के लिए जो कि लिमिटेशन एक्ट के द्वारा प्रतिबंधित है, तो यह करार शून्य नहीं होगा। इस तरह के करार लिखित और सिग्नेचर युक्त होना चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए। जैसे कि ए बी से 1000 रुपया कर्ज लेता है, 5 वर्ष के बाद जबकि वह कर्ज मियाद विधि या लिमिटेशन एक्ट के अनुसार कानूनन अदाय नहीं की जा सकती, एक कर्ज भुगतान करने का लिखित रूप से हस्ताक्षर करने का वचन देता है, यह संविदा वैध है। अब जैसा कि इन तीनों अपवादों को छोड़कर भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 25 के अनुसार बिना प्रतिफल के करार संविदा नहीं बन पाएंगे। इसलिए भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 25 स्पष्ट रूप से इन तीनों अपवादों को छोड़कर, इनमें जो बताया मैंने तीनों, सभी करार में प्रतिफल होना अनिवार्य है। बिना प्रतिफल के संविदा, वो करार संविदा नहीं बन पाएंगे। अतः जब भी इस तरह की क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए तो स्पष्ट रूप से आप अपने सेक्शन वाइज लॉ के विद्यार्थी के रूप में लिखें और स्पष्ट रूप से परिभाषा के रूप में परिभाषित करें
और उसको अब्बात के रूप में ये दर्शाएं कि ये 3 अब्बात जिसको छोड़कर बिना प्रतिफल के कोई भी करार संविदा नहीं बन पाएंगे। धन्यवाद।